हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास स्टार्ट करते हैं। यह है चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। हम लोगों ने इसके पहले 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने आखिर तक खाद्य संग्राहक के जीवन यापन के बारे में पढ़ा था और उसके दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे पुरातत्वविद जो है इन आरंभिक मानवों के बारे में पता लगाते हैं, किन चीज़ों से पता लगाते हैं और ये देखते हैं कि वो अपना जीवन यापन किस रूप में करते थे। क्या वे आखिर तक खाद्य संग्राहक थे या फिर उत्पादन करना वे सीख चुके थे। अब हम जो तीसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो आरंभिक मानव जो है एक खाद्य संग्राहक से उत्पादन तक पहुंचा है, जबकि इसकी शुरुआत हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में भी की थी। थोड़े बहुत जानकारी हम लोगों को हो गई थी कि कैसे वो एक जगह पे रहने लगे होंगे और कैसे उन्होंने उत्पादन की शुरुआत की होगी। अब हम उसको इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ जो पहला टॉपिक आता है वो है हमारा विभिन्न प्रकार के भोजन। भोजन के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। तो ये सब जो है ये हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो भोजन का जो अधिकांश हिस्सा जो है वो उगाई गई फसल और पाले गए पशुओं से मिलता था। किसे? तो आरंभिक मानव को मिलता था। फिर क्या था कि जो विभिन्न विभिन्न फसल को उगाने के लिए जो विभिन्न विभिन्न जलवायु की आवश्यकता होती थी, क्योंकि हर फसल एक ही जलवायु में नहीं उत्पादित किया जा सकता है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो लोग थे वो जो लोग या जो किसान थे वो पहले विशेष फसल को विशेष क्षेत्रों में ही उगाते थे, यानी जहाँ की जलवायु उसके फसल के अनुकूल होती थी वहीं पे उस तरह के फसल को उगाया जाता था। और यही नहीं होता है, जो पशु भी जो होते हैं वो अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता को महसूस करते हैं और वैसे ही वातावरण में भी रहते हैं जहाँ जो वातावरण उनके लिए सुटेबल हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लें तो सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में क्या होता है, भेड़ और बकरी को अधिक सहजतापूर्वक जीवन जो है जीने में आसानी होती है। फिर जो आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। अब है कि जो आदि मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, उन लोगों ने खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे की, तो इसकी जानकारी हम लोगों को जो है सेकंड चैप्टर में थोड़ी बहुत हो गई थी। आपने अगर वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए हमें उन्हें क्रमवार और स्टार्टिंग से देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर पहले भी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है। जो लोग नहीं देखें उसे कृपया देख लें, फिर इसको पढ़ें ताकि आपको सभी चीज़ें सही क्रमवार रूप से समझ में आ सकें।
तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जो दुनिया की जलवायु में बदलाव आया था, कब 12,000 साल पहले जो है जलवायु में परिवर्तन आया था। और उन जलवायु में परिवर्तन आने से जो वनस्पतियां थी वो उनमें भी परिवर्तन आया। जो घास थे वो भी अब लंबे लंबे घास के रूप में उगने लगे थे। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। और जो कि वनस्पतियों जलवायु में परिवर्तन से वनस्पतियों में परिवर्तन आया, और वनस्पतियों में परिवर्तन आने से पशुओं के भोजन में भी परिवर्तन जो है वो आने लगा। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। तो इससे क्या हुआ, जब परिवर्तन आना शुरू हुआ तो जो लोग थे उनका ध्यान कहाँ जाने लगा कि जो खाने योग्य चीज़ें हैं उन वनस्पतियों पे उनका ध्यान जाता था कि ये चीज़ें और कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। बीज कैसे जो है अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, बीजों का अंकुरन कैसे होता है, पौधों का निकलना कैसे होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने की उनकी इच्छा जो है उनके मन में जागृत होने लगी। और इस तरह से वो क्या करने लगे कि पौधों की देखभाल शुरू करने लगे, क्योंकि जब तक पौधों को वो सही से नहीं देखते होंगे तब तक उन्हें ये पता करना मुश्किल हो जाता होगा कि कब पौधे में फूल निकलता है, कब फल निकलता है, कब फल पकता है, कब वो डंठल से टूट के अलग होता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए उन्हें पौधों की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सकें। और इस तरह से वो लोग जो देखभाल करते थे, किस लिए, ताकि वे चिड़ियों और जानवरों से पौधों को बचा सकें और पौधे जो है सही रूप से अपना विकास कर सकें और उनके बीज जो है वो पक सके। और इस तरह धीरे धीरे जो सुधार होता गया, जो विकास होता गया, उसने आरंभिक मानव को कृषक के रूप में आगे लाके खड़ा कर दिया। यानी जो आरंभिक मानव थे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब धीरे धीरे जब वे लोग फसल उपजाना सीख गए होंगे तब वो क्या करने लगे कि अपने घरों के आसपास को जो चारा वो लोग रखते होंगे, फसलों के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें जब रखते होंगे तो जानवरों को वे क्या करते थे, आकर्षित करते होंगे उन्हें रख के, क्योंकि जानवरों का भोजन तो चारा ही होता है। तो फसलों का ही डंठल वगैरह होता है या उसके पत्ते होते हैं, तो उन सब चीज़ों को रख के वो जानवरों को अपनी ओर वहाँ आकर्षित करते थे और इस तरह से जानवर जो है पालतू बनते गए होंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आ गया कि जिस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया वो क्या था, तो वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ये अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर, अब यहाँ क्रम आ गया, भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो यहाँ क्या, अब आता है टॉपिक बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यानी लोगों ने जब पौधे उगाने शुरू किए और जानवरों की जब देखभाल करने लगे तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई इसे बसने की प्रक्रिया जो है वो कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बसने की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। जो पौधे वे लोग अपना रहे थे वे पौधे और जानवर जो थे अक्सर क्या होता था कि जो जंगली पौधे या जानवरों से वो भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। यानी कि लोगों का जो है बसने की प्रक्रिया में चयन का जो बहुत बड़ा रोल है। और लोगों ने क्या किया कि पौधों का चयन करना शुरू किया, जानवरों का चयन शुरू करना, जिससे कि उनसे परेशानियां कम हो और उनको फायदे ज़्यादा हो। वैसे पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जो बीमार होने की संभावना जिनकी कम होती थी
और जिसके पौधों के दाने जो है बड़े दाने जो बीज होते थे वो बड़े दाने वाले होते थे और अनाज बड़े पैदा होते थे, और जिनकी डंठलें जो होती थी वो मजबूत होती थी और पके हुए दानों का भार को वो संभाल सके। तो इस तरह से उन बीजों को संभाल कर रखा जाता था और फिर उसे उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सकें, इसलिए उनका चयन वो करते थे। आगे आता है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। तो कौन से जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था? जो अहिंसक होते थे उसे चुना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए हैं इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और इस तरह में क्या हुआ, जब चयनात्मक प्रक्रिया चलने लगी तो इससे क्या हुआ, जो जानवर पाले गए तथा कृषि के लिए जो पौधे अपनाए गए वो जंगली जानवरों और जंगली पौधों से धीरे धीरे भिन्न होने लगे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, और जब जानवरों को घर में पाला जाने लगा तो क्या होने लगा कि उनका जो जंगली जानवरों से उनके दांतों और सींगों में जो है वो अंतर देखने को मिलने लगे। यानी कि जंगली जानवरों की अपेक्षा जो पालतू जानवर होते थे उनके सींग और दांत जो होते थे वो छोटे होने लगे थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो यहाँ क्या है, बसने की जब प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? करीब 12,000 साल पहले हुई थी। और जो हम आज जो भोजन करते हैं वो किसका परिणाम है? तो जो बसने की प्रक्रिया थी उसी का परिणाम है और बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। कृषि में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी वो थी गेहूं गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद, पहले तो कुत्ता पालतू बनाया गया था, हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद भेड़ और बकरी आते हैं पालतू बनाने वाले जानवरों में। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज, भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो है यहाँ पे हो जाएगा क्या, मिट्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिट्टी, ठीक है। ये मिसप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। तो लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एक नवीन जीवन शैली आई तो उस समय क्या हो रहा था कि जो पौधे के जो बीज को जो था बोने के बाद उसको बढ़ने में और पौधे फसल को तैयार होने में कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल भी लग जाते थे। इसलिए जब लोगों ने पौधे लगाना शुरू किया और उनकी देखभाल करने लगे तो उन्हें एक लंबे समय तक क्या होता था, एक ही जगह पे उनको रहना पड़ता था। और बीज बोने से लेकर जो फसलों के पकने तक और पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम उसमें उनके लिए शामिल हो जाते थे। उसके बाद कटाई के बाद क्या होता था, वो अनाज का उपयोग संभाल कर उनको करना पड़ता था। फिर क्या होता था कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में उनको बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग क्या करते थे, इसके भंडारण के लिए उपाय सोचने लगे थे। और जो बहुत से इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि लोगों ने भंडारण के लिए क्या किया था, तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा था। फिर आता है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है।
यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। तो यहाँ क्या होता है कि जानवरों को अगर हम लोग पालते हैं तो जानवरों से फिर उनके बच्चे होते हैं और उनकी देखभाल की जाए अगर अच्छी तरह से, तो उनकी संख्या क्या होती है, दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जाती है। और इसके साथ ही क्या होता है कि उनके द्वारा जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं जैसे दूध, मांस, इसे जानवरों को क्या कहा गया, चलता फिरता खाद्य भंडार कहा गया। क्योंकि अगर जीवित जानवर होते थे तो वो दूध देते थे, उनका गोबर होता था, उससे उसे भी काम में लाया जाता था। साथ में बहुत सारे जानवरों के जो खाल होते थे उनका भी उपयोग किया जाता था, उनके बहुत सारे जानवरों का मांस भी उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से जानवर क्या थे, चलते फिरते खाद्य भंडार थे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक कृषक थे और जो पशुपालक थे उनके बारे में हम देखते हैं। मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। क्या यहाँ हम चलते हैं मानचित्र 2 पे। तो ये है हमारा मानचित्र 2, जिसमें हम लोगों को नीले कलर वाले वो जगहों को देखना है जहाँ पे शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। तो ये कहाँ कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है, देखिए नीले कलर वाले जो कहा गया है नीले वर्ग, तो ये देखिए, ये बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, दाऊदजली हेडिंग, कोल्डिहुआ और साथ में महागढ़ा। उसके बाद एक नीचे है हल्लूर, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हल्लूर और साथ में पय्यम पली। तो ये हम लोगों ने देखा कि कहाँ से शुरुआती कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य जो है वो मिले हैं पूरे उपमहाद्वीप में। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। तो ये जांचने के लिए कि जो जगह मिले हैं वो स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक किसका यूज करते हैं, तो पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन जो है वो करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है तो वो क्या है, अनाज के दानों के अवशेष, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। फिर ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो हम लोगों को अब नेक्स्ट एक जो है वो तालिका दिया गया है, एक यहाँ पे बना हुआ है, देखिए, अनाज और हड्डियाँ और साथ में पूरा स्थल, यानी कि कौन से अनाज और किन की हड्डियाँ जो है वो किस पूरा स्थल से जो है वो प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले है यहाँ पे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान। मेहरगढ़ अभी कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। दूसरा है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्डिवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, से मिला है। फिर आता है चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये कहाँ से मिला है, तो ये महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश से ही मिला है। फिर गेहूं और दलहन, तो ये गुफकराल, आधुनिक कश्मीर से मिला है। फिर आता है गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, तो ये बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर से। फिर है गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सभी चिरांद, आधुनिक बिहार से। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश से। फिर काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये पय्यमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले
है। जिन जगहों पर अनाज या हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, यानी यहाँ पे कुछ का ही जिक्र जो है वो किया जा रहा है, बल्कि और इसके अलावे भी और बहुत सारी जगह हैं जहाँ से जानवरों की हड्डियों या जले हुए अनाज के साथ जो है वो मिले हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। तो जो झोपड़ियां घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि कहाँ, तो बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर में लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें गर्तावास कहा जाता है। ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में इस गर्तावास के बारे में पूछा जाता है कि जो गर्तावास के साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं, तो ये बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर से मिले हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यानी अब आता है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणिक उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यानी कि जो पत्थर के औजार मिले हैं, वो बहुत सारे पत्थर के औजार भी मिले हैं जो पूरा पाषाण कालीन जो औजार थे उनसे बिल्कुल अलग है, और इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें नवपाषाण युग का मान लिया गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मुसल का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से जो हमें प्राप्त होती थी उन चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। आज भी हम घरों में ओखली और मुसल का प्रयोग जो है वो करते हैं, तो अनाज को पीसने के लिए। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, यानी पत्थरों से तो बनते ही थे, साथ ही कुछ औजार जो है वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए कुछ नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, ये इनकी औजार हैं जो नवपाषाण युग में प्रयोग में लाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से क्या मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। क्या किया था, अलंकरण, यानी उन्हें सजाया जाता था। फिर है, बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। पहले बर्तन का जो प्रयोग था वो क्या होता था कि खाना बना पहले उसे कुछ चीज़ों को रखने के लिए यानी भंडारण के लिए किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग जो है वो खाना पकाने के लिए भी किया जाने लगा। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे जो है उगाए जाते थे। तो क्या था कि जो चावल, गेहूं और दलहन जो थे वो अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। साथ ही लोग कपड़े बुनना भी वो लोग सीख चुके थे और कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो अब है अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। अब अन्य रीति रिवाजों में क्या है कि जो पुरातत्वविद थे वे बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे। जो किसान थे उनका अध्ययन किया गया जो कृषक और पशुपालक समुदाय में
या समूहों में रहते थे और उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें जनजाति कहा जाता था। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं, और ये जो जनजाति थे ये कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो शायद पहले से ही प्रचलित रहे होंगे थी। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। क्या होता है कि जो जनजाति है छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और ज़्यादातर परिवार जो है एक दूसरे से संबंधित होते थे, और इस तरह जो परिवारों से समूह बनता था उसे जनजाति का निर्माण होता था। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। जनजाति के जो सदस्य थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे, शिकार करना, भोजन संग्रह करना, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने का जो पेशा है वो अपनाते थे। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को क्या है, दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि छोटे बच्चे झुंडों को, जो बड़े बड़े झुंड होते थे उन्हें आमतौर पर पुरुष चराते थे, लेकिन जो छोटे छोटे जानवरों के झुंड होते थे उन्हें बच्चे भी कभी 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 चराते थे। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे, यानी जानवरों का सफाई करना, दूध निकालना, ये सभी काम दोनों मिलकर किया करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टुकड़ियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट में भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो इस व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है और वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। अब क्या है, जो जनजातीय समूह होता था उसमें कुछ व्यक्ति जो होते थे उन्हें नेता मान लिया जाता था। वे कौन होते थे, तो वो अनुभवी वृद्ध भी हो सकते थे, नौजवान योद्धा भी हो सकते थे, या फिर जो उनके पुरोहित थे वे भी नेता हो सकते थे। और जो वयस्क महिलाएं होती थी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान जो है महिलाओं को दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तो जनजातीय समाज। अब आता है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 हम लोगों ने देख चुका है, जिसमें मेहरगढ़ भी हम लोगों ने देखा था। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट कर सकते हैं कि मेहरगढ़ जो है वो कहाँ है, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये क्या था, एक ईरान जाने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो मेहरगढ़ की खासियत क्या है कि वहाँ के जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मेहरगढ़ से पुरातत्वविदों को सबसे पहले क्या मिला है, तो जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की भी हड्डियां शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से ये क्या सबसे पहले स्तर में पाए गए हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़, यानी पहले स्तर में किनका पाया गया, तो हिरन और सुअर के जानवरों की हड्डियां भी वहाँ से मिली पहले स्तर की खुदाई में। फिर जो अन्य जो स्तरों की खुदाई हुई उसमें हम उनको क्या मिला है, भेड़ और बकरियों की हड्डियां जो है ज़्यादा मिली है। इसके
ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे, यानी कि धीरे धीरे इससे जो पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर जब खुदाई होने लगा तो उनसे जो हड्डियां बरामद हुई हैं उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो लोग थे वो मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। अब मेहरगढ़ में क्या है, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी अराइज किया जाता है कि चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। फिर पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। तो सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जाने जाती हैं। यानी क्या होता है, हम लोग तो ये जानते हैं कि जो हम लोग जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ जब भी कुछ टूटता फूटता है तो हम लोग फिर वहीं पे उस जगह पे घर बना लेते हैं। तो यही चीज़ उस समय भी होता था। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास ही जमा होते रहते थे और इन कारणों से बस्तियों की ज़मीन जो है वो क्या होती थी, धीरे धीरे ऊंची होती रहती थी और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता था। और इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती थी तो जो सबसे पहला स्तर सामने आता था वो सबसे नया होता था और जो सबसे नीचे का स्तर, जो सबसे निचला स्तर होता था वो सबसे पुराना होता था और उसके बाद के स्तर जो हैं वो बाद के युगों के होते हैं। इसी से पता चलता था कि कौन से माने सबसे पहले किन जानवरों को पालतू हड्डियों के द्वारा पता लगाया जाता था कि कौन से जानवरों को कब कब पालतू बनाया गया है और लोग कौन कौन से जानवरों का यूज किस तरह से करते थे और उनका जीवन किस तरह का था। कब वो पशुओं का शिकार करते थे, कब वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कब उन्होंने पालतू पशुओं को पालना शुरू किया। इस तरह का जो है वो स्तर बाय स्तर देखते हैं और उनसे वो अनुमान लगाते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके सगे संबंधी क्या करते हैं, उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ जो है बकरी को दफनाया गया था। तो ये कहाँ मिला है, मेहरगढ़ में ही मिला है। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो उनके साथ सामान या जो जानवर जो दफनाए गए हैं संभवतः उनको परलोक में या को परलोक में जाने के बाद उन्हें खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मेहरगढ़ की कब्र का चित्र दिया हुआ है। ये क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। तो यहाँ बकरी के कंकाल को, यानी कि जो चित्र है इसमें बकरी के कंकाल को जो है वो दिखाया गया है, यानी जो ये सब है और इसमें उसके साथ में बकरी को दफनाया गया है। फिर इधर दिया हुआ है मेहरगढ़ के घर का चित्र। गढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। तो यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है ये देखिए, ये मेहरगढ़ के घर जो थे ऐसे होते थे। 4 रूम वाला घर, चौकोर और 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। भंडारण के लिए या रहने के लिए यूज किए जाते थे। दाओजली हेडिंग। मानचित्र 2
पृष्ठ 14 में दार्जिलिंग हेडिंग को ढूंढो। हम लोगों ने वहाँ भी दार्जिलिंग हेडिंग को देखा है। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर, ये पूर्वोत्तर भारत में हम लोगों ने देखा था। ये क्या है? पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। कहाँ है? तो ये ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है दार्जिलिंग हेडिंग। खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। वहाँ से क्या मिला है? तो वहाँ से खरल और मूसल के जो पत्थर थे, पत्थरों जैसे उपकरण मिले। खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण कहाँ से? दार्जिलिंग हेडिंग से मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है कि खरल और मूसल के जो पत्थर उपकरण मिले वो कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये दार्जिलिंग हेडिंग से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पे हैं? तो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास्म, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। यहाँ से क्या देखा गया है कि इस पूरा स्थल, इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से क्या मिला? काष्ठास्म जो है वो मिले हैं। ये क्या होता है? ये होता है अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो, जो दब के सख्त हो जाती है और उससे पत्थर का रूप वो ले लेती है। इससे भी औजार और इसके भी औजार और बर्तन जो है वो मिले हैं दार्जिलिंग हेडिंग से। खरल मूसल के साथ काष्ठास्म के औजार और बर्तन। यंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। चताल युग कहाँ है? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से क्या लाया जाता था? चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ये सभी चीज़ कहाँ पे हैं? तो ये चताल ह्यूक एक जगह है तुर्की का, जहाँ से नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में ये आता है। और यहाँ कई जगहों से बहुत सारी चीज़ें लाई जाती थी, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। क्या ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यानी कि लोग जो है सामान ढुलाई का काम जो जानवरों की पीठ पर करते थे या खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करते थे। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। सब बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? तो ये 12,000 साल पहले हुआ था बसने की प्रक्रिया का आरंभ। फिर है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ है? तो लगभग 8,000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको भी याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, गांव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं एक नवीन जीवन शैली में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है बताना भूल गई थी, वो मैं ये लास्ट में ऐड कर दे रही हूँ कि यहाँ अनाज के उपयोग जो दिए गए हैं, अनाज का उपयोग किस रूप में होता था? तो बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड कर दिया है। तो आप इसे ध्यान से अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे कि अनाज का उपयोग जो है बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए किया जाता था। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 4 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।